नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, संडे का दिन आज इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन लाए हैं बीपीएससी के लिए। बहुत अच्छे 40 सवाल कराए जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। वीडियो बनाने का तो मन कर नहीं रहा आजकल, क्योंकि बच्चे जो हैं पता नहीं क्या देखना पसंद कर रहे हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन डालने के बाद भी पता नहीं क्या खराबी रह रही है, कोई लाइक नहीं करता। खैर, जिसको चाहिए सफलता वो ज़रूर वीडियो देखें। पूरा 40 क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, मेरी मेहनत आपको दिख जाए तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें अगला सवाल। पहला, त्वरण की इकाई है। पहला एक सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सवाल बीपीएससी में बनते हैं। यहाँ जो है सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए ध्यान से सारी वीडियो को देखिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड स्क्वायर कर लीजिएगा। तथा यह एक सदिश राशि है। सारी बातों को नोट करते हुए चलिएगा, आप ही का फायदा होगा दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रक्षेपण समान होगा यदि ताप का मान कितना होगा? 0 डिग्री, 32 डिग्री, 62 डिग्री या -40 डिग्री। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों का ताप समान तभी होता है -40 डिग्री पर। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल देखकर आपको खुद लगेगा कैसे सवाल कराए जाते हैं यहाँ पे, फिर भी लाइक करने में आपका हाथ क्यों नहीं जाता। आइए देखिए अगला सवाल। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत इजी सा सवाल है, सबको पता होना चाहिए। बार बार मेरे प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया है। इसका सही जवाब है टंगस्टन। ध्यान रखिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए ये लाया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर सेल, डायनेमो, माइक्रो नाभिकीय रिएक्टर या पवन। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए दिखाएं थोड़ा डिटेल। उपग्रह में विद्युत शक्ति का प्राथमिक स्रोत सौर व्यूह फलक होते हैं, जिनमें सौर सेल उन पर गिरने वाली सौर ऊर्जा को प्रकाश विद्युत तकनीक द्वारा विद्युत शक्ति में बदल देते हैं। उपग्रह को सौर ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो जाती है। सबको ज्ञात होना चाहिए। नोट करते हुए चलिएगा, आपका बहुत फायदा होगा दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। जो सबको खून दे सकता है उसका रुधिर वर्ग क्या होता है? बहुत बार ये भी बताया गया है। इसका सही जवाब है 0 ओ। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। कहाँ पर संचित होता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या फेफड़ों में? विटामिन ए जो है मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर में संचित होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आपको दिखेगा ऐसे सवाल। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग रोग, पित्त ज्वर, मलेरिया, डेंगू। मलेरिया, डेंगू और पित्त ज्वर जो है मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन प्लेग रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्लेग रोग चूहों का बीमारी है। आइए दिखा देते हैं। मूल रूप से प्लेग कृंतक रोटेंट प्राणियों प्रायः चूहे का रोग है, जो पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा प्लेग रोग होता है। आइए देखिए अगला सवाल।
कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ पहले सेटों में। सही जवाब है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग ज़्यादा होता है। आइए देखिए अगला सवाल। वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है वृक्षों की आयु? उनके भार द्वारा, उनकी ऊंचाई द्वारा, उनमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या उनकी जड़ों की लंबाई द्वारा? इसका सही जवाब और इजी सा सवाल ही है समझने वालों के लिए। उसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर उसकी उम्र का पता लगाते हैं। पेड़ को काटने पर उसमें धारी धारी सा दिखता है, देखे होंगे आप लोग, उसी को वलय बोलते हैं। आइए देखें अगला सवाल। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, या ऑक्सीकरण के द्वारा? बहुत इजी सा ये भी सवाल है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही जो है भारी लगता है। इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। सूर्य के अधिकांश जीवन में ऊर्जा पीपी यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला कहलाने वाली एक चरणबद्ध श्रृंखला के माध्यम से नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पादित हुई है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में रूपांतरित करती है। सारी बातों को नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? लोहा, निकेल, क्रोमियम या एल्यूमीनियम में से अनुचुंबकीय कौन है? जो चुंबक को सटने नहीं देता है। लोहा तो सटने देता है, निकेल भी, क्रोमियम भी। इसमें अनुचुंबकीय एल्यूमीनियम है। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा नगण्य रूप से प्रभावित पदार्थ गैर चुंबकीय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। इनमें शामिल हैं तांबा, एल्युमिनियम, गैस और प्लास्टिक। ये लोग जो है चुंबक में नहीं सटते हैं। आप बचपन में बहुत चुंबक सटाए होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। फोटोग्राफी में इसमें से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑक्सैलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल एसिडिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल में की संरचना ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अगर कुछ न कुछ आप यहाँ सीख रहे हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा या नायलॉन में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? इसमें से नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आइए दिखाते हैं प्राकृतिक बहुलक क्या होता है। प्रकृति पादप और जीवों से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक होते हैं। उदाहरणतः स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक रबर, प्रोटीन, रेशम, ऊन, चमड़ा आदि जो पादप या जीवों से प्राप्त किए जाते हैं और प्रयोगशाला में विरचित किए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। यह मानव निर्मित बहुलक भी कहलाते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन या टेफ्लॉन। इसके अनुसार प्राथमिक बहुलक नहीं है, तो नायलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी ऊन, रेशम और चमड़ा प्राथमिक बहुलक में आते हैं। सारी बातों को आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। मृग तृष्णा या मृग मरीच का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का? मृग तृष्णा या मृग मरीच का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आइए दिखाते हैं मृग तृष्णा क्या है। जल या जल की लहरों की वह मिथ्या प्रतीति जो कभी कभी ऊपर मैदानों में भी कड़ी धूप पड़ने के समय होती है। यही लहरें दूर से देखने में जल की धारा सी दिखाई देती है। धूप में, आप कड़ी धूप में कहीं बाहर निकलते हैं, देखे होंगे,
दूर से देखने पर पानी पानी सा नज़र आता है। मृग इससे प्रायः धोखा खाते हैं, इसलिए इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। आंखों के भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। दूर से तो दिखाई देता है जल जल, लेकिन पास में जाइए तो कुछ नहीं रहता है। सब लोग अनुभव किए होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, मृग तृष्णा वही है जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आइए देखिए अगला सवाल। फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। फिलोक्विनिन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक पर बहुत से अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है विटामिन का। नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आइए फिर भी मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन को नेपोक्विनोन या फिनोक्विनोन कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इनका रासायनिक नाम यही होता है। सारे का रासायनिक नाम पूछा ही जाता है, इसलिए ज़रूर याद कर लें। आइए देखिए अगला सवाल। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन या पेप्सिन? इसमें से सिक्रेटिन जो है सही जवाब है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठर रस के स्त्रावन को भी कम करता है और यह संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अग्नाशय के पाचक रस। आइए देखिए अगला सवाल। हरे यानी कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? कच्चे फलों को आजकल किसके द्वारा पकाकर दिया जाता है? हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान है, लेकिन मजबूरी में सब लोग खा ही रहे हैं। इसका सही जवाब है एसीटिलीन। ध्यान रखिएगा, जो हरे कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग होता है। आइए देखें अगला सवाल। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? इसमें से मिजोरम में अवस्थित आपका दम्फा है। दम्फा या डम्पा। आइए दिखाते हैं चारों के बारे में। मिजोरम में डम्पा टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल में बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में और भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। इसलिए चारों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मिजोरम पूछ रहा है, मिजोरम में दम्फा या डम्पा टाइगर रिजर्व है, इसलिए ध्यान जरूर रखिए, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे अधिकतम संकट है? ग्लोबल वार्मिंग बहुत बार सुने होंगे। संकट किससे है? इसका सही जवाब है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैव विविधता को अधिकतम संकट इसी से है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश। इसमें से द्वितीय प्रदूषक आपका स्मॉग है। स्मॉग, धुआं, कोहरा। आइए दिखाते हैं उसके बारे में डिटेल आपको। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश और बेंजीन है आदि है। ध्यान रखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, धुआं, धुंध, कोहरे आदि भी हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसमें जो है
आपका स्मोक दिया हुआ है जो द्वितीय प्रदूषक है। ऐसे सवाल बार बार बनते ही हैं। आइए देखें अगला सवाल। हरित गृह प्रवाह से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हरित गृह प्रवाह पे भी सवाल बार बार बनता ही है। इसमें जो है हरित गृह प्रवाह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। बहुत इजी सा सवाल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट जो कुछ नहीं जानते। हरित गृह प्रवाह या हरित गृह प्रवाह हाउस ग्रीन हाउस प्रवाह या हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और मीथेन आदि शामिल हैं। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। ये सवाल भी बार बार बीपीएससी में बना है, आप पिछले सेट में देख चुके होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और उनके कार्य दिए हुए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 का प्रति रक्तता कारक है, सही है। विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक, ये भी सही है। विटामिन D का बंधतारोधी कारक, ये सही नहीं है। आगे विटामिन A का प्रति रक्त स्रावी कारक, ये भी सही है। इसमें विटामिन D का बनता रोग, विटामिन D से क्या होता है सबको पता होगा, सारे पे अलग से वीडियो ही बनाया हुआ है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है विटामिन D का। और विटामिन E होता है बनता रोधी कारक। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफिरोल है, या इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं, यानी कि बंधता रोधी, नाम ध्यान रखिएगा। या इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, जबकि यहाँ पे विटामिन D दिया है जो कि नहीं है, विटामिन E होना चाहिए था। इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका सही जवाब C हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है एड्रेनलिन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। जब आपके सामने कोई तनावपूर्ण स्थिति हो और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आपके हाथ में पसीना आना शुरू हो जाता है, यह प्रक्रिया एड्रेनालाइन या एड्रेनलिन नाम से हार्मोन से उत्पन्न होती है। इसलिए यह हार्मोन शरीर की फाइट या फ्लाइट यानी कि लड़ने के लिए या खतरे के बचने के लिए तैयार होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए एड्रेनलिन क्या है, हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना होता है तो एड्रेनलिन के कारण। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। फाइट एंड फ्लाइट। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जाइलम क्यों जिम्मेदार है, क्या करता है पेड़ पौधों में जाइलम? ये जो है जल वहन के लिए काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक है। दूसरा संवाहक ऊतक फ्लोएम है। दोनों का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसलिए जाइलम जो है क्या करता है, जल वहन के लिए उपयोगी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक प्रचुरता में इसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन? सबसे ज़्यादा जो है 65% ऑक्सीजन ही पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक इसमें से आर्सेनिक 74 है। ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के लिए। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। आर्सेनिक 74
एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग ट्यूमरों के निदान में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के निदान में, सोडियम 14 का प्रयोग रक्त व्यक्तिक्रम के अध्ययन में किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें ट्यूमर पूछ रहा है तो आर्सेनिक 74। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड? नोबल गैस क्या होती है? आइए दिखाते हैं आपको। अक्रिय गैस या इंसर्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में हो प्राप्त है। उनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन सम्मिलित हैं। इनमें से रेडॉन रेडियो सक्रिय है। समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। आजकल अक्रिय गैस कहने के बजाय इसे उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। पूरी बातों को ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल बनता है, इसलिए आपका सही जवाब इसमें से नोबल गैस कौन है? तो हीलियम। ध्यान रखिएगा, वहाँ होलियम हो गया है, हीलियम होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? टेरिलिन, जूट, ऊन, सन में से प्राकृतिक फाइबर नहीं है। का सही जवाब है टेरिलिन। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। प्राकृतिक फाइबर आइए दिखाते हैं आपको। प्राकृतिक रेशे प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक रेशों में कपास, ऊन, जूट, सन, रेशम एवं लीलन आदि शामिल किए जाते हैं। इसलिए इसमें प्राकृतिक रेशे में कौन शामिल नहीं है? तो टेरिलिन। रेशे यानी फाइबर, उसी को बोलते हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई जो आपके घरों में प्रयोग होता है, माचिस जिसे बोलते हैं, इसमें जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस लगाया जाता है। इसमें खासियत यह होती है कि बिना रगड़े दिया सलाई में आग पैदा नहीं होती। यह हमारे घरों में इसे दिया सलाई का उपयोग होता है, सब लोगों देखे होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ये सही जवाब आपका सी हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल बार बार बनता है। उत्परिवर्तन जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। आइए देखिए अगला सवाल। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? ये भी बहुत बार कराया गया है। इसका सही जवाब है डीऑक्सीराइबोज। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है और इजी है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सबके शरीरों में ब्लड होता है, खून होता है, जो क्या काम करता है? जो रक्त जो है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा और इजी सा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि के प्रदूषण को मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति जो है किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर। वायु या पवन के वेग को पवन में वेगमापी या एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा।
नोट करते हुए चलिएगा, जहाँ आपको दिक्कत हो ज़रूर नोट कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसमें से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है प्रतिपादित करने वाला कौन थे? सब लोगों को पता होगा गुरुत्वाकर्षण क्या है, बच्चे में ही पढ़े होंगे, लेकिन न्यूटन यहाँ पे 2 जगह दिया है, लेकिन नाम आपको सही से ध्यान रखना। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा नाम। आइए दिखाते हैं डिटेल में। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए नाम में आइजैक न्यूटन का नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ क्या होता है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, सबको ज्ञात होना चाहिए। इसलिए जो है एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे की बात नहीं सुन सकता है। इसका सही जवाब है ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है तो कैसे जाएगा? ध्वनि के तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। चंद्रमा पर न तो हवा है और न ही किसी प्रकार का कोई माध्यम, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। नहीं जानते हैं ज़रूर नोट कर लीजिए, इसलिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण चमकता है? कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बहुत इजी और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है? इन्वर्टर, यूपीएस या उच्च चाप ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर? मोबाइल चार्जर जो है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता या आयतन में से कौन सी नहीं बदलेगी? इसमें जो है आयतन जो है नहीं बदलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कंफ्यूज करने वाला। नोट करते हुए चलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो ही बोल दीजिए आपका अच्छा नहीं है, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।